एग्जाम का क्लॉक टिक कर रहा है, आखिरी 10 सेकंड्स बचे हैं और स्क्रीन पर एक 5 लेयर्स वाला कॉम्प्लिकेटेड लैडर फ्रैक्शन लिखा है। हाँ, जो बिल्कुल किसी डरावनी सीढ़ी की तरह लगता है। एग्जैक्टली एक आम रिएक्शन होता है कि उसको तुरंत स्किप कर दिया जाए। लेकिन कैसा रहे अगर उस सीढ़ी को सिर्फ 5 सेकंड में एक सिंपल फिबोनाची एडिशन ट्रिक से क्रॉस किया जा सके? वो तो बिल्कुल मैजिक जैसा लगेगा। राइट? तो आज इस गहन अध्ययन में हम यही मैजिक डिकोड करने वाले हैं। हमारे पास एक बेहतरीन मास्टर क्लास प्रेजेंटेशन है जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर पैटर्न्स मास्टर क्लास .pptx। और ये उन सभी के लिए एक सीक्रेट टूल किट की तरह है जो आरआरबी या एसएससी और रेलवेज जैसे इंटेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मैथ प्रॉब्लम्स की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल सही। इन एग्जाम्स में असल लड़ाई नॉलेज की उतनी नहीं होती जितनी टाइम मैनेजमेंट की होती है। आज क्योंकि एक ट्रेडिशनल मेथड किसी सवाल में 2 मिनट खा सकता है, पर अगर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो तो वही सवाल सिर्फ 10 सेकंड में हल हो जाता है। तो आज का हमारा गोल यही है, हम सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं रटने वाले हैं, हम उनके पीछे का रीजन और वर्किंग डीपली समझेंगे। सही कहा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 1। इस स्लाइड का टाइटल बड़ा साफ लिखा है, कंप्लीट मास्टरी सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर पैटर्न्स, और सब हेडिंग है एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन ब्रेकडाउन, डेसिमल्स, सीरीज, लैडर फ्रैक्शंस। और इसके ठीक नीचे आरआरबी, एसएससी, रेलवेज और मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग के टैग्स लगे हुए हैं। राइट। साथ ही एक बहुत बड़ा 100% कॉन्सेप्ट कवर्ड का गोल्ड बैज भी है। ये बैज देखकर एक कॉन्फिडेंस आता है कि इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। वही तो इस मास्टरी क्लास की खासियत है। एग्जाम प्रेशर में ऐसी सॉलिड कवरेज ही टाइम बचाती है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 2। यहाँ एक हेडिंग है व्हाट वी विल डोमिनेट टुडे, और इसके नीचे 5 पॉइंट्स की एक प्रॉपर लिस्ट दी गई है। हाँ, पहला पॉइंट है सिंप्लीफिकेशन जिसमें कॉम्प्लेक्स बार डेसिमल्स है। दूसरा है सीरीज फॉर्मूलाई जिसमें द डायरेक्ट शॉर्टकट्स हैं। तीसरा मुझे बड़ा दिलचस्प लग रहा है, नंबर पैटर्न्स, मैजिक स्क्वायर ट्रिक्स। चौथा है लैडर फ्रैक्शंस जहां एडिशन, सब्ट्रैक्शन और वेरिएबल मेथड्स की बात की गई है। और आखिरी यानी 5वां पॉइंट है कोर प्रूफ्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। ये वर्ड डोमिनेट बड़ा पावरफुल लग रहा है यहाँ। मुझे भी यही लगा। ये 5 पिलर्स एक्चुअली एक पूरी टूल किट बनाते हैं ताकि कैलकुलेशंस पर हावी हुआ जा सके। बिल्कुल, और देखा जाए तो एक बड़ा लॉजिकल फ्लो है। बेसिक डेसिमल से शुरू होकर ये सफर कॉम्प्लेक्स लैडर फ्रैक्शंस तक जाएगा। चलिए फिर उस सफर के पहले कदम पर चलते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 3। इसकी हेडिंग है सिंप्लीफिकेशन कन्वर्टिंग बार डेसिमल्स। यहाँ एग्जाम्पल 1 दिया है जिसमें 0.816 लिखा है और फिर 9169 लिखा है और ये डॉट 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 आगे अनंत तक रिपीट हो रहा है। ओ, तो इस लंबाई को छोटा करने के लिए ही उस रिपीटेड हिस्से पर बार लगाया जाता है ना। जैसे यहाँ इक्वल टू करके लिखा है 0.81 और फिर 69 के ऊपर बार है। सही पकड़ा। मतलब जो 69 बार बार आ रहा है उसे सिर्फ एक बार लिखकर ऊपर एक लाइन या बार लगा देते हैं। पर एक बात बताइए, बार डेसिमल्स दरअसल क्या होते हैं? मतलब इनका मीनिंग क्या है? देखिए, जो नंबर्स डिवीजन के बाद खत्म नहीं होते और एक ही पैटर्न में रिपीट होते रहते हैं, उन्हें बार डेसिमल्स कहते हैं। अच्छा, पर अब इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलें? यहाँ स्टेप 1 में लिखा है कंप्लीट नंबर माइनस नॉन बार पार्ट, ब्रैकेट में 8169 माइनस 8 है। तो वर्किंग ऐसी होती है कि पहले डेसिमल और बार को दिमाग से निकाल दीजिए, पूरा नंबर एज इट इज लिखिए, यानी 8169। ओके, लिख लिया। अब अगला लॉजिकल स्टेप ये है कि इसमें से वो हिस्सा हटा दीजिए जिस पर बार नहीं है, यानी 8 को 8169 से माइनस कर दीजिए। समझ गया। तो न्यूमरेटर बन गया 8161। लेकिन स्टेप 2 थोड़ा अजीब है। लिखा है 9 फॉर एवरी बार डिजिट और 0 फॉर नॉन बार डिजिट, जो कि 9990 बनता है। हाँ, इसको समझने के लिए एक वीआईपी एनालॉजी यूज कर सकते हैं। वीआईपी एनालॉजी, वो कैसे? देखिए, डेसिमल के बाद वाले नंबर्स देखिए, जो डिजिट्स बार के नीचे हैं वो मान लीजिए वीआईपीज है, उनको सबसे बड़ा स्कोर मिलता है, यानी 9। और जिन पर बार नहीं है वो आम लोग हैं तो उनको 0 मिलता है। एग्जैक्टली। तो 69 यानी 2 वीआईपीज के लिए 2 बार 9 आया और 81 यानी 2 आम डिजिट्स के लिए 2 बार 0 आया।
पर यहाँ गलती है, रुकिए। पूरा नंबर तो 0.81 बार 69 था। नहीं वेट, ओरिजिनल नंबर में सिर्फ एक 8 पर बार नहीं था। अच्छा, स्लाइड में ओरिजिनल नंबर 0.816 बार 9169 नहीं, बल्कि स्लाइड के हिसाब से सिर्फ 81 और 69 की बात है। वेट, let me reread the slide content. Example 1 is 0.816 9169 repeat. ओ अच्छा, वो 0.81 और उसके बाद 69 पर बार है। My bad. हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। स्लाइड के स्टेप 2 में 9990 लिखा है डिनोमिनेटर। इसका मतलब है 3 बार डिजिट्स है और एक नॉन बार डिजिट है। अच्छा, मतलब 1, 6 और 9 इन तीनों पर बार है और सिर्फ 8 अकेला है। तभी 999 आया 3 VIPs के लिए और 0 आया अकेले 8 के लिए। टोटल 9990। वही तो फाइनल आंसर बन गया 8161 अपॉन 9990। समझ आ रहा है ना? बिल्कुल ये छोटी सी डिटेल मिस होती तो पूरी कैलकुलेशन गलत हो जाती। बिल्कुल। VIPs का स्कोर हमेशा पहले लिखते हैं डिनोमिनेटर में, राइट? हाँ, पहले 9s आते हैं, फिर जीरोस। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 4। हेडिंग है मिक्स्ड नंबर्स विद डेसिमल्स, 2 अप्रोचेस। यहाँ टेबल में 2 अलग मेथड्स हैं। हाँ, पहला है मेथड 1 जिसे ब्रेक डाउन कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल 2 है 7.5816 और 6 पर बार है। इसे ऐसे लिखा है 7 प्लस फ्रैक्शन में 58166 माइनस 581 डिवाइडेड बाय 9000, जिसका आंसर आता है 7 होल 5235 बाय 9000। और वही एग्जाम्पल 3 है 11.4325 जिसमें 25 पर बार है। उसका ब्रेक डाउन है 11 प्लस 4325 माइनस 43 डिवाइडेड बाय 9900। फाइनल 11 होल 4282 बाय 9900। पर टेबल के राइट साइड में मेथड 2 डायरेक्ट OR लिखा है, जिसमें 758166 में से 7581 माइनस करके डायरेक्ट 9000 से डिवाइड किया है। सही, तो ये दोनों अप्रोचेस की वर्किंग समझनी जरूरी है। मेथड 1 में हम होल नंबर यानी 7 या 11 को बिल्कुल अलग कर लेते हैं, और मेथड 2 में पूरे बड़े नंबर को एक साथ उठा लेते हैं बिना तोड़े। लेकिन मेथड 1 की जरूरत ही क्या है जब हम डायरेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि जब आपको बहुत भारी नंबर्स को उठाना हो तो उन्हें छोटे हिस्सों में तोड़ना ज्यादा समझदारी होती है। अच्छा, जैसे भारी सामान को आसानी से उठाना? बिल्कुल। डायरेक्ट मेथड में आपको आखिरी तक इतने बड़े नंबर सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे जहां जीरो की या कैरी की गलती हो सकती है। ब्रेकडाउन मेथड एग्जाम में टाइम और दिमाग दोनों बचाता है। ये बहुत क्रूशियल है। सही बात है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 5। यहाँ नया टॉपिक शुरू होता है, सीरीज फॉर्मूला है, जिसे द डायरेक्ट शॉर्टकट पैटर्न भी कहा गया है। इस स्लाइड पर 2 टर्म, 3 टर्म और 4 टर्म सीरीज के फॉर्मूले हैं। जैसे 4 टर्म का फॉर्मूला देखें तो लिखा है 1 अपॉन A इंटू B इंटू C इंटू D इज इक्वल टू 1 अपॉन ब्रैकेट में D माइनस A और फिर उसके अंदर 1 अपॉन ABC माइनस 1 अपॉन BCD। और उसके ठीक नीचे एक बल्ब आइकन के साथ शॉर्टकट लॉजिक लिखा है। Always take the difference of the first and last extreme terms outside the bracket. ये बल्ब आइकन वाला आइडिया कमाल का है, पर मैथ्स में ब्रैकेट के बाहर हमेशा फर्स्ट और लास्ट टर्म का डिफरेंस D माइनस A ही क्यों आता है? इसके पीछे एक बहुत खूबसूरत फंडामेंटल रूल है अलजेब्रा का। जब आप इस लंबी सीरीज को एक्सपैंड करते हैं तो बीच वाले सारे टर्म्स प्लस और माइनस होकर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, जैसे डोमिनोज गिरते हैं वैसा कुछ? हाँ, एग्जैक्टली। बीच के सब गिर जाते हैं और सिर्फ एक्सट्रीम एंड्स बचते हैं। इसलिए दिमाग लगाने की बजाय सीधा पहला और आखिरी नंबर उठाओ और उनका डिफरेंस ब्रैकेट के बाहर रख दो। ये सिमेट्री मैथ्स में एक रिदम क्रिएट करती है, देखने में भी कितना परफेक्ट लगता है। और यही सिमेट्री नंबर पैटर्न्स में और भी क्लियरली दिखती है। सही कहा। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 6। हेडिंग है इंपॉर्टेंट ट्रिक्स ऑन अ पैटर्न ऑफ नंबर। यहाँ ट्रिक 1 द वंस पैटर्न है। यहाँ दिखाया है कि 1 का स्क्वायर 1 है, 11 का स्क्वायर 121 है और 111 का स्क्वायर 12321 है। और इसके बाद लिखा है काउंट अप टू 5 देन डाउन। एरो लगाकर दिखाया है कि 5 टाइम्स 1 वाले नंबर का स्क्वायर होगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1। और ट्रिक 2 द 9s पैटर्न भी है स्लाइड पर। जैसे 9 का स्क्वायर 81, ओके, 99 का स्क्वायर 9801, 999 का स्क्वायर
998001। ये दोनों ट्रिक्स बड़ी हैरान करने वाली हैं। पहले वंस की बात करें तो ये किसी पहाड़ जैसा नहीं लगता। पहले ऊपर चढ़ो 1 2 3 4 5 तक और फिर नीचे उतरो 4 3 2 1। बिल्कुल, पहाड़ वाली एनालॉजी एकदम सही है, क्योंकि ये प्लेस वैल्यू का स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाता है। बीच में नंबर्स का सम सबसे बड़ा होता है, जो एक पीक बनाता है। और नाइन्स की सीरीज में क्या फंडा चल रहा है? 998001 देखकर तो उतना सिंपल नहीं लगता। इसका भी एक सॉलिड रूल है, ध्यान से सुनिए। अगर n डिजिट्स हैं तो आंसर में हमेशा n-1 टाइम्स 9 आएगा। ओके, फिर एक बार 8 आएगा, उसके बाद n-1 टाइम्स 0 आएगा और आखिर में 1। मतलब अगर 3 बार 9 है तो आंसर में 2 बार 9, उसके बाद 8, फिर 2 बार 0 और आखिर में 1। एग्जैक्टली, फॉर्मूला बेस्ड और सिमेट्रिकल दोनों है। वाह! नाउ वी आर ऑन स्लाइड 7। यहाँ पैटर्न ट्रिक 3 सिमेट्रिक जीरोस दी गई हैं। 2 सेक्शंस हैं, बेस 11 और बेस 21। बेस 11 में देखें तो 11 का स्क्वायर 121 है। अगर 101 का स्क्वायर करें तो 10201 आता है और 1001 का स्क्वायर 10020001 होता है। और वैसे ही बेस 21 में 21 का स्क्वायर 441 होता है, जबकि 201 का स्क्वायर 40401 होता है। ये कैसा रिफ्लेक्शन है? रिफ्लेक्शन से बेहतर आप इसको एक रबर बैंड मानिए। जब हम 11 के बीच एक 0 डालते हैं तो हम दरअसल नंबर्स को स्ट्रेच कर रहे होते हैं। अच्छा, तो रिजल्ट में जो डिजिट्स है वो भी स्ट्रेच हो जाते हैं? हाँ, और इस स्ट्रेच से जो खाली जगह बनती है वहाँ जीरोस आ जाते हैं। बेस नंबर के बीच में जितने जीरोस, रिजल्ट के डिजिट्स के बीच में भी एग्जैक्टली उतनी ही जीरोस। वाटर रिफ्लेक्शन वाली बात आप समझ आइए, जैसे जीरो आईने की तरह काम कर रहा है। सही बात है। अब उन स्ट्रक्चर्स पर आते हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा डरावने लगते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 8। यहाँ टॉपिक है लैडर फ्रैक्शंस, द ऑल एडिशन शॉर्टकट। ये एक लंबी फ्रैक्शन प्रॉब्लम दिखाई गई है जिसमें 1 + 1 अपॉन की पूरी 5 स्टेप्स की सीरीज है। और इसका बेस एक फ्रैक्शन है जो कि 2/5 है। यहाँ स्टेप 1 में लिखा है एक्सट्रैक्ट बेस फ्रैक्शन और एरो बनाकर 2 और 5 लिखा है। स्टेप 2 में लिखा है 5 प्लस साइंस और उसके आगे इंस्ट्रक्शन है ऐड प्रीवियस 2 नंबर्स 5 टाइम्स। ब्रैकेट में पूरा सीक्वेंस दिखाया गया है। 2 और 5 को जोड़ा तो 7 आया, 5 और 7 जोड़ा तो 12, फिर 19, फिर 31 और आखिर में 50। और फाइनल आंसर लास्ट बाय सेकंड लास्ट करके 50/31 दिखाया है। भाई ये तो देखने में लग रहा था पता नहीं कितना कॉम्प्लेक्स होगा, पर ये तो बिल्कुल फिबोनाची सीक्वेंस निकला। वही तो इस ट्रिक की खूबसूरती है। जनरली ऐसे फ्रैक्शन को नीचे से ऊपर तक एलसीएम लेकर सॉल्व करना पड़ता है, जिसमें बहुत गलती होती है और टाइम भी खराब होता है। पर इस ट्रिक से तो बस एक सीधी चढ़ने जैसा काम हो गया, जहां हर नया कदम पिछले 2 कदमों का जोड़ है। सही कहा। पर प्रॉब्लम तब आती है जब इस एडिशन में सबट्रैक्शन आ जाए। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 9। यहाँ टॉपिक है लैडर फ्रैक्शंस सबट्रैक्शन सीक्वेंस। यहाँ 1 - 1 अपॉन की सीरीज है जिसका बेस 3/8 है। यहाँ सीक्वेंस मैप देखिए। 3 और 8 से शुरू किया, फिर लिखा है 8 - 3 = 5, उसके बाद 5 - 8 = -3। ओह, माइनस में जा रहा है। फिर -3 - 5 = -8, उसके बाद -8 - -3 = -5 और फाइनली -5 - -8 = 3। और फाइनल आंसर में 3/-5 लिखा है, जो कि -3/5 बनता है। यहाँ नीचे एक लाल रंग का कैलकुलेशन नोट वार्निंग अलर्ट भी है। हाँ, लिखा है ऑलवेज सब्ट्रैक्ट प्रीवियस टर्म फ्रॉम करंट टर्म। ये सच में बड़ा खतरनाक हिस्सा है। बिल्कुल, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ माइनस साइन देकर दिमाग उलझ जाता है। हम नेचुरली बड़े में से छोटा घटाते हैं, पर यहाँ रूल अलग है। मतलब हमें करंट नंबर में से पीछे वाले नंबर को घटाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, जैसे 5 में से 8 गया तो -3 ही आएगा, और जब करंट -8 हो और उसमें से पीछे वाला -3 घटाना हो तो -8 - -3 करना पड़ेगा, जो एक्चुअल में -8 + 3 बनकर -5 देगा। तभी ये वार्निंग इतनी बड़ी दी गई है। सब्ट्रैक्शन हमेशा उल्टा होता है। लेकिन अगर किसी सवाल में प्लस और माइनस दोनों मिक्स्ड आ जाएं तो क्या होगा? उसका जवाब अगले स्लाइड पर है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 10, लैडर फ्रैक्शंस मिक्स्ड ऑपरेटर्स। यहाँ पूरी इक्वेशन में प्लस और माइनस दोनों मिलाए गए हैं।
बेस है 5 और 14। यहाँ एक ऑपरेटर सीक्वेंस दिया है, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, और इसके बेसिस पर आउटपुट बनाया गया है। प्लस में 37 और 14 मिलकर 51 हो गए। और एक लॉजिकल अलर्ट दिया है, अप्लाई ऑपरेटर सीक्वेंशियली फ्रॉम बॉटम अप, फाइनल आंसर 51/37। तो आपका जो डाउट था कि दोनों मिक्स हो जाएं तो दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, इसका आसान फंडा यही है कि सीढ़ी पर नीचे से ऊपर जाओ। अच्छा, मतलब जो ऑपरेटर जिस स्टेप पर है ठीक वही ऑपरेशन उस वक्त उन नंबर्स पर अप्लाई करना है। एकदम सही। अब इसके आगे चलते हैं जहां चीजें थोड़ी फ्लिप हो जाती हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 11। यहाँ लिखा है फाइंडिंग वेरिएबल्स इक्वेशन मेथड। यहाँ प्रॉब्लम उल्टी दी है। एक मिक्स्ड फ्रैक्शन इक्वेशन इक्वल्स 29/154 है और हमें a + b + c + d फाइंड करना है। इसका स्टेप 1 देखिए, इन्वर्ट 154/29, जिसको सॉल्व करके 5 + 9/29 मिलता है, तो a की वैल्यू 5 बन गई। फिर स्टेप 2 में लिखा है इन्वर्ट रिमाइंडर यानी 29/9, जिसको इन्वर्ट करके 3 + 2/9 बनता है, तो b मिला 3। और स्टेप 3 में 9/2 को इन्वर्ट करके 4 + 1/2 निकालते हैं, जिससे c बराबर 4 और d बराबर 2 मिलता है। और फाइनल सम इन सब को जोड़कर 14 आता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि फ्रैक्शन को बार बार पलटने या इन्वर्ट करने का क्या लॉजिक है। देखिए, इसको एक प्याज यानी अनियन की तरह सोचिए। प्याज की तरह। हाँ, ओरिजिनल इक्वेशन में a, b, c और d एक दूसरे के अंदर छुपे हैं, ठीक लेयर्स की तरह। जब हम फ्रैक्शन 29/154 को पलटकर डिवाइड करते हैं, तो हम दरअसल पहली लेयर छील रहे होते हैं। अच्छा, और पहली लेयर खोलते ही a की वैल्यू मिल जाती है। जो रिमाइंडर बच जाता है वो अगली लेयर होती है, जिसको पलटने से b मिलता है। कंज्यूमिंग नहीं है, उसका भी जुगाड़ है। अगली स्लाइड पर आइए। नाउ वी ऑन स्लाइड 12। यहाँ दिया है फाइंडिंग वेरिएबल्स सक्सेसिव डिवीजन मेथड। सबटाइटल है HCS स्टाइल डिवीजन शॉर्टकट। यहाँ 154 को 29 से डिवाइड किया, जिसे कोशेंट 5 आया और रिमाइंडर 9 बचा। फिर पिछले डिवाइजर यानी 29 को रिमाइंडर 9 से डिवाइड किया, जिसमें क्वोशिएंट 3 आया और रिमाइंडर 2 बचा। फिर 9 को 2 से डिवाइड किया, जहां कोशेंट 4 और रिमाइंडर 1, और लास्ट में 2 को 1 से डिवाइड किया, जहां कोशेंट 2 और रिमाइंडर 0। और जो भी क्वोशिएंट्स आते गए वही हमारे वेरिएबल्स A, B, C और D बन गए। ये तो सच में बहुत फास्ट है। HCF वाला तरीका यूज करके टाइम और स्पेस दोनों बच गए। वेट, एक टाइपो अलर्ट लिखा है स्लाइड पर नीचे। बुक मिसप्रिंट्स दिस एज B, इट मस्ट बी C। हाँ, ये एक बढ़िया चीज हाईलाइट की गई है। कई बार स्टूडेंट्स बुक्स में ऐसे मिसप्रिंट्स देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनकी कैलकुलेशन गलत तो नहीं। यही तो इस मास्टर क्लास का फायदा है। ये छोटी छोटी गलतियां एक्चुअली एग्जाम में पूरा सवाल दबा सकती हैं। बिल्कुल। और कैलकुलेशन की गहराई समझने के बाद हमें थोड़ा अलजेब्रा की तरफ देखना चाहिए कि ये सब रूल्स आए कहाँ से। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 13। हेडिंग है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, द कोर प्रूफ। इस स्लाइड ने मेरे सबसे बड़े सवाल का जवाब दिया है कि हम डेसिमल्स के डिनोमिनेटर में 9 क्यों लगाते हैं। वही तो, 8 या 7 क्यों नहीं लगा देते। यहाँ इक्वेशंस हैं लेट x इक्वल्स 0.5555, फिर मल्टीप्लाई बाय 10, जिससे 10x इक्वल्स 5.5555 बनता है। और फिर लिखा है सब्ट्रैक्ट, तो 10x में से x गया तो बचा 9x, और वहां 5.555 में से 0.555 गया तो बचा 5, डिनोमिनेटर ऑफ 9s। ये सच में एक आहा मोमेंट है ना। रटने के बजाय अगर हम स्टेप बाय स्टेप अलजेब्रा समझे तो क्लियर हो जाता है कि जब हम इक्वेशन को शिफ्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और ओरिजिनल 1 को माइनस करते हैं, तो हमेशा 9 ही बचेगा। अगर 2 डिजिट्स पर बार होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते ना, और 100 में से 1 जाता तो 99 बचता। एकदम सही। और इसी लॉजिक के बेसिस पर अगले 2 रूल्स डिफाइन होते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 14। प्योर रिपीटिंग डेसिमल्स रूल 1। इसमें एक फॉर्मूला लिखा है नो ऑफ बार इक्वल्स नो ऑफ नाइन्स। एग्जाम्पल दिए कि 0.7 बार बराबर 7/9, 0.83 बार बराबर 83/99 और 0.514 बार बराबर 514/999। सबके आगे ग्रीन चेक मार्क्स हैं। पिछली स्लाइड का प्रूफ देखने के बाद ये रूल दिमाग में सीधा बैठ रहा है। कितने भी नंबर रिपीट हों उतने ही 9 नीचे लगते जाएंगे।
और जो रूल 2 है वो स्लाइड 3 के वीआईपी लॉजिक को मैथमेटिकली जस्टिफाई कर देता है। Now we are on slide 15, mixed repeating decimals, rule 2. एग्जाम्पल है 0.6823, जिसमें सिर्फ 23 पर बार है। इसका ब्रेकडाउन वैसा ही है जैसा हमने पहले किया था। 6823 माइनस 68, जिससे 6755 मिलता है न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में 9900 आया। नीचे एक ग्रीन नोट दिया है, नंबर ऑफ नंबर्स विदाउट बार इक्वल्स नंबर ऑफ जीरोज। हमने जो वीआईपी और आम लोगों वाली बात की थी, अब उसको एल्जेब्रिक प्रूफ के साथ लिंक करना आसान हो गया है लिसनर के लिए। प्रूफ और प्रैक्टिस दोनों का बैलेंस जरूरी है। तो प्रैक्टिस चेक करते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 16, प्रैक्टिस कन्वर्जन्स। लेट्स अप्लाई द रूल्स। यहाँ 2 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं विथ टिक मार्क्स ऑन स्टेप्स। प्रैक्टिस 1 है 0.86, जहां सिर्फ 6 पर बार है, जिसको सॉल्व करके 86 माइनस 8 बाई 90 बनता है, यानी 78 बाई 90। और फिर इसको आगे लोएस्ट टर्म्स में कट करके 13 बाई 15 लिखा गया है। प्रैक्टिस 2 देखिए, 0.531, जहां 31 पर बार है, इसको 531 माइनस 5 बाई 990 बनाया है, जिसका फाइनल रिजल्ट 526 बाई 990 निकलता है। ये आखिरी स्टेप जहां हम फ्रैक्शन को काट कर छोटा करते हैं, जैसे 13 बाई 15 लाया गया, ये भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। ऐसा हो सकता है कि आप कन्वर्जन तो एकदम ठीक करें, पर ऑप्शंस में 78 बाई 90 हो ही ना, वहां पर लोएस्ट टर्म वाली समझ ही काम आती है। सही बात है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 17, द फाइनल प्रैक्टिस प्रॉब्लम। प्रैक्टिस 3 है 0.437, जहां सिर्फ 7 पर बार है, और नीचे एक लॉजिक चेकबॉक्स है, चेकलिस्ट जैसा। उस चेकबॉक्स में पॉइंट्स हैं, फुल नंबर यानी 437, माइनस नॉन बार यानी माइनस 43, 1 बार डिजिट का मतलब एक 9 और 2 नॉन बार डिजिट्स का मतलब 200, जिससे रिजल्ट 437 माइनस 43 अपॉन 900 आता है, जो कि 394 बाई 900 बन जाता है। मुझे ये चेकलिस्ट बड़ा अच्छा अप्रोच लगा, जैसे हम पायलट की चेकलिस्ट फॉलो कर रहे हों टेक ऑफ से पहले। चेकलिस्ट से गलती का चांस लगभग 0 हो जाता है। क्या हमने नॉन बार पार्ट सब्ट्रैक्ट किया? हाँ किया। क्या जीरोस ठीक लगाए? हाँ लगाए। ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का बढ़िया तरीका है। एग्जाम से पहले कॉन्फिडेंस तो चाहिए ही चाहिए। और आखिरी टाइम रिवीजन के लिए क्या होना चाहिए? एक सॉलिड चीट शीट होनी चाहिए, जो अगली स्लाइड पर है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 18। ये है द मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग सिंथेसिस मैट्रिक्स। यहाँ 3 अलग कॉलम्स में पूरे कॉन्सेप्ट को समराइज किया गया है। पहला कॉलम है बार डेसिमल्स, जिसके नीचे फॉर्मूला है 0.abc बार इक्वल्स abc माइनस a अपॉन 990। दूसरा कॉलम है सीरीज लॉजिक, जिसके नीचे 1 अपॉन a डॉट b डॉट c वाला फ्रैक्शन स्ट्रक्चर है। और तीसरा कॉलम है लैडर फ्रैक्शंस, जिसके अंदर फाइंडिंग वेरिएबल्स ABCD वाला प्रोसेस लिखा है। ये मैट्रिक्स ना पूरे चैप्टर का सार है। मतलब अगर एग्जाम हॉल में जाने से 5 मिनट पहले सिर्फ इस एक स्लाइड को दिमाग में छाप लिया जाए तो सब फ्रेश हो जाता है। इसे सीधे दिमाग की हार्ड ड्राइव में सेव कर लेना चाहिए। और स्पीड बनाए रखने के लिए अगली स्लाइड है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 19, रैपिड फायर रिवीजन। यहाँ 4 मेन बुलेट्स दिए हैं। पहला प्योर बार डेसिमल्स, जहाँ 0.83 बार बराबर 83 बाई 99 है। दूसरा नंबर पैटर्न्स, जहां 11,111 का स्क्वायर 123431 दिया है, यानी अप एंड डाउन काउंटिंग। तीसरा सीरीज फॉर्मूला, जिसमें क्लियरली हाईलाइट किया है टेक 1 अपॉन d माइनस a आउटसाइड। और आखिरी लैडर माइनस सीक्वेंस, जिसमें सबसे बड़ा रूल लिखा है सब्ट्रैक्ट करंट माइनस प्रीवियस। ये स्लाइड तो बुलेट स्पीड से पढ़ने और दिमाग में बैठाने वाली है। और ये स्पीड रियल एग्जाम सिनेरियो में टेस्ट होती है। चलिए देखते हैं कितनी तैयारी हुई। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 20, द फाइनल प्रैक्टिस चेक, एग्जाम पैटर्न। यहाँ 3 सवाल दिए हैं ठीक एग्जाम वाली फॉर्मेट में। Q1 पूछ रहा है फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 0.43, जिसमें 3 पर बार है, और इसका करेक्ट आंसर A दिया है 419 बाई 990। एक सेकेंड, अगर बार सिर्फ 23 पर है तो रूल के हिसाब से 423 में से 42 माइनस होना चाहिए ना, जिससे न्यूमरेटर 381 आता। पर यहाँ आंसर तो 419 है। इसका मतलब 423 में से सिर्फ 4 माइनस हुआ है। क्या बात है, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन। मतलब बार एक्चुअली 23 पर होना चाहिए था, तभी डिनोमिनेटर में 99 आएगा और एक 0 आएगा।
ये बुक की मिसप्रिंट लगती है जो यहाँ चेक की जा रही है। यही मेन पॉइंट है इस टेस्ट का। जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं ना, तो आप क्वेश्चन की गलती भी पकड़ लेते हैं। कमाल है। Q2 पूछता है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 1111 स्क्वायर और करेक्ट आंसर बी है 16। क्योंकि 1111 का स्क्वायर पैटर्न से निकलता है 1 2 3 4 3 2 1, और इन सब को जब हम प्लस करते हैं तो टोटल 16 बनता है। और आखिरी Q3 है सीरीज फॉर्मूला टर्म आउटसाइड ब्रैकेट, जिसका करेक्ट आंसर सी है 1/d-a। ये ठीक वो एक्सट्रीम्स का डिफरेंस है जो टेलीस्कोपिंग इफेक्ट में बचता है। तो इस गहन अध्ययन के आखिरी हिस्से पर आते हैं। एक्सपर्ट, क्या हम इन सारे पिलर्स को एक आम स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, चाहे हम कॉम्प्लेक्स बार डेसिमल्स को तोड़ रहे हों या डरावने लैडर फ्रैक्शंस को एक आसान HCF फॉर्मेट में बदल रहे हों, हर जगह हम कैलकुलेशन की लेंथ को स्किप करके उसके मेन स्ट्रक्चर पर अटैक कर रहे हैं। मतलब जब हम इक्वेशन को समझ जाते हैं तो वही हमारा शॉर्टकट बन जाता है, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती।